मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए बढ़िया है। चलिए आज हम लोग करेंट का पार्ट 2 का डिस्कशन करते हैं। जैसा कि करेंट 1 में विद्युत धारा की परिभाषा, उसकी दिशा एवं उसके सूत्र तथा उस सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल्स करा चुके थे। चलिए अब हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को पार्ट 1 में एक हमने क्वेश्चन दिया था कि तो देखिए हम आपसे पूछेंगे जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से दो तार, ठीक है ना, दोनों तार को यहाँ पर हो गया और इसे तीसरा तार निकाल दिया गया है। तो मान लीजिए इससे आ रहा हम लोग का 3 एम्पियर की धारा, इससे हम लोग आ रही है 2 एम्पियर की धारा, इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो आप बताइए ये जो तीसरा वायर है इससे धारा कितनी है? तो आप सिंपल कर लीजिएगा 3 एम्पियर और इससे पूछा कि धारा आई, अब आई का वैल्यू कितना लिखोगे? सिंपल कितना लिख लीजिएगा? तो 3 एम्पियर प्लस, अरे इधर से कितना मिलेगा? 3 एम्पियर, इधर से कितना है? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर कितना हो गया? क्या इस आई का मान दोनों के बीच के एंगल थीटा पर निर्भर कर रहा है? आप बोलिएगा नहीं सर, सिंपल थ्योरम ईओफोन के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से एक की धारा बदल देते हैं दिशा। जैसे मान लीजिए इधर से आ रहा है और इधर से हम लोग कर देते हैं। अब पूछेंगे कि बताओ इससे हम लोग का धारा और कमान और क्या धारा का मान वही रहेगा कि बदल जाएगा? तो आप इसको बदल जाएगा, कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसको अगर बिंदु पी कर तो पी पर आने वाली धारा क्या है? 3 एम्पियर। पी से जाने वाली धारा क्या कहेगा? आई डैश और 2 एम्पियर। तो आने वाली कुल धारा बराबर जाने वाली कुल धारा कितनी होगी? 2 एम्पियर प्लस जिस तरह से आप आई डैश कर 3 एम्पियर तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो विद्युत धाराओं का योगफल है सिंपल विद्युतीय योगफल के बराबर होता है। यह दोनों धाराओं की दिशा, दोनों धाराओं के बीच का जो कोण है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दिशा बदल दे रहे हैं उस पर उसके आंसर में नेट करेंट में अंतर आ जा रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा दिशा को रखेगा, विद्युत धारा का दिशा रखना मायने रखता है, लेकिन इसको जोड़ते समय हम लोग सिंपल बीजगणित योगफल का यूज करते हैं। हम लोगों को सदिश योगफल से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए विद्युत धारा बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं कि सर विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यह है इसको मकसद करने करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती, इसको हमने ऐसी ऑल्टरनेटिंग कर दी। और सिंपल इसकी अगर परिभाषा देखी जाए जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोगों ने वाइस पर आई को ले लिया, स्मृति को ले लिया। देखिए जैसे धारा
क्या धारा धनात्मक है। और क्या अच्छा इसको हम लोग कांस्टेंट डीसी कहते हैं, मैंने इस धारा की आपको परिमाण पता दे सकता है, समय टाइम कुछ भी हो जाए, इस धारा क्या है अच्छा एक तो पता है कांस्टेंट डीसी। ओके, इसी तरह से आप ऐसा भी देख सकते हैं धारा कुछ इस प्रकार से, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग। इसमें क्या होता है धारा का जो परिमाण है वो हम लोग का देखिए 0 से बढ़ के महत्तम हो गया, फिर बढ़ के 0 हो गया, फिर हम लोग का महत्तम हुआ, फिर 0 हुआ। इस तरह से यहाँ पर धारा का परिमाण तो आपको बदल रहा है, लेकिन इसका दिशा अंश क्या है धनात्मक है। तो देखिए इस प्रकार से होती है हम लोगों को दिश धारा, ठीक है ना। तो दिश धारा का जो संकेत होता है, इसका जो संकेत होता है वो सिंपल हम लोग ऐसे, ये जो लंबा वाला डंडा है इसको प्लस करते हैं, छोटा वाला क्या करते हैं माइनस, यानी इस तरह से वही लाइन है उसको प्लस है, इसको को माइनस, और इससे हम लोग को डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में देखिए कि सेल को इस तरह से, सेल द्वारा जो प्राप्त धारा होती है ना वो हम लोग को दिश धारा ही होती है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रभाव। तो देखिए आप लोगों ने ऐसे चलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आपको पढ़ाया था क्या होता है और उसका पीरियड कैसे निकालते थे, श्रावण क्या क्या होता है। तो देखिए इसकी जो हम लोग का परिभाषा होगी वो सिंपल सा होता है कि यह एक आवर्ती धारा, आवर्ती का मतलब पीरियोडिक है, इसको समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से मान लीजिए। तो देखिए इसका मान कुछ इस तरह, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका मान 0 से महत्तम हुआ फिर 0 पॉजिटिव है, देखिए इतना ही परिश्रम क्या है माइनस है, प्लस है। इस प्रकार से माइनस का मतलब होता है कि धारा ने अपना दिशा बदल दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपको कैसा आ रहा है साइन के फंक्शन में नजर आ रहा है, इसको हम लोग साइनसॉइडल एसी लिखा, ठीक है ना। वैसे एसी का डिस्कशन हम लोग चैप्टर 7 में डिटेल से करेंगे। इसका संकेत करते हैं, इसका संकेत सिंपल हो इस तरह से कुछ देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बड़ा ही यहाँ पर प्यारा सा चीज लिख देते हैं आपको कि डीसी को अगर आपको एसी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। अगर एसी को डीसी में बदलना है इस तरह से डीसी को एसी बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, एसी को डीसी बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर यानी डिस्चार्ज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग और एसी का हम लोग डिटेल जो अध्ययन है चैप्टर 7 में करेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग धारा क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए परिभाषा जैसा सिंपल सी, जैसे परिभाषा एकदम सिंपल सी है, वैसे आवेशी कण जो एक निश्चित दिशा में, देखिए निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं तथा विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। निश्चित दिशा में होते हैं, विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, उसे क्या करते हैं धारा वाहक करते हैं। और देखिए फिनिश का मतलब होता है कि भिन्न पदार्थों के केस में हम लोगों को धारा वाहक क्या होते हैं, जैसे ठोस सॉलिड, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ठोस के ही जो चालक तार होते हैं उसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं। ठोस चालक जैसे धातु में जो धारा वाहक होते हैं केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक तांबे की टाकी,
मान लो कि यह क्या है, आमले की तार है। आमले की तार तो इसमें हम लोग अगर बात करें, इसमें से जो धारा वाहक है कौन से है, तो केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको इसलिए ठीक है ना। अगर इस पर हम लोग बाहरी विभवांतर आरोपित करते हैं, ठीक है, बाहरी विभवांतर आरोपित करते हैं, तो मान लो कि यहाँ पर जैसे हम लोग को उच्च विभव ले लिया हमने, यहाँ पर कुछ निम्न विभव है, तो इसमें हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत धारा का जो निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार से हम लोग इसी का हम लोग करने वाले हैं, तो बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग विभवांतर क्रिएट करते हैं और किस तरह से जो है धारा का निर्माण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं द्रव। जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यानी विद्युत अपघट्य होते हैं, उसमें धारावाहक धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन, जैसे आपको समझना था, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का नाम सुना, तो यह कैसे दिखता है, यह सोडियम प्लस राइट है। तो देखिए यह क्या है, सोडियम धनात्मक है, यह क्या होगा क्लोरीन और ऋणात्मक है। तो इस तरह से हम लोग को अगर हम लोग किसी विद्युत अपघट्य में जैसे सोडियम क्लोराइड में अगर विद्युत धारा का निर्माण अगर समझना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग को दो धनात्मक आयन होते हैं और ऋणात्मक आयन होते हैं। सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द्रव में विद्युत धारा के वाहक कौन कौन होते हैं, तो सिंपल धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन होते हैं। फिर बात करते हैं गैस की। तो देखिए गैस में जो धारा वाहक होते हैं, गैस में जो धारा वाहक होते हैं वो होते हैं धनात्मक आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए जैसे आप इसको समझना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन होगी H प्लस और E माइनस। तो इस तरह से हम लोगों को हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्या है, हमारा यहाँ पर एक धनात्मक आयन हो गया, एक क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से एक धनात्मक आयन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गैस में धारावाहक होते हैं धनात्मक आयन तथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऋणात्मक आयन इसमें होते हैं। और सेमीकंडक्टर जैसा आपको अर्धचालक है, तो अर्धचालक में धारावाहक, देखिए यह हम लोग को चैप्टर 14 में, चैप्टर 14 में इसका हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 14 में और चालक तथा उससे बनी शक्तियों का काफ़ी डिटेल में अध्ययन करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर ये बात काफ़ी आपको डिटेल विस्तार से समझाया जाएगा। रखना होगा कि वैसे आवेशित कण जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं तथा विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, धारा वाहक करते हैं। और भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न पदार्थों के केस में जो धारा वाहक होते हैं, ठोस चालक होते हैं, उसमें हम लोग का जो धारा वाहक होता है केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सबसे बढ़िया जो चालक हम लोग का होता है वो होता है सिल्वर। उसमें हम लोग को जो धारा का निर्माण होता है वो सिर्फ और सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। उसके बाद बात करते हैं जैसे लिक्विड द्रव की। तो द्रव में जो धारा वाहक होते हैं वह धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन होते हैं, ठीक है ना। और जो गैस होते हैं, गैस में जो धारा वाहक होते हैं वो होते हैं धनात्मक आयन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है और चालक में जो धारा वाहक होता है वो होता है पोटर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लॉकडाउन है और इसका हम लोगों को अगर सुरक्षित रहना है, इस महामारी से बचनी है, तो घर पर रहना ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोगों को हमेशा बहाना होते रहता था कि सर हम लोग को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, ट्यूशन आने जाने में घर से बहुत समय बर्बाद हो जाती है, हम लोग कम पढ़ पाते हैं, थक जाते हैं। चलिए तो अब तो मतलब कि इस महामारी में हम लोग कुछ अच्छी चीज़ भी सीखे कि अगर घर पर बैठना रहे तो हम लोग किस प्रकार से अपने समय का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को अभी बहुत सारा समय मिल जाता होगा, आप लोग बोर हो जाते होंगे, क्या करें क्या नहीं करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा। तो देखो इसीलिए हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मेरा स्टूडेंट हो चाहे अब इस यूट्यूब के माध्यम से जो भी बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वह मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे, तो
यह तो मतलब कि मैं बता देता हूँ कि आपको हम किस तरह से लेक्चर दे रहे हैं, इस तरह से नोट्स तैयार करवा रहे हैं कि आप लोगों को ट्वेल्थ एग्जाम के साथ साथ आप लोगों को डिफेंस जैसे एयरफोर्स, ग्रुप एक्स, नेवी के बच्चे तैयारी करते हैं उसका भी हम लोगों को क्वेश्चंस आसानी से बने, और तथा जो बच्चे जेईई मेंस या नीट की तैयारी करते हैं, जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा बेस मजबूत हो। ठीक है ना। जेईई मेंस और एडवांस के लिए हम अलग से क्वेश्चन इसी क्वेश्चन तुम लोगों को करा देंगे, लेकिन अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपका बेस कंप्लीट हो, फंडामेंटल्स क्लियर हो। ठीक है ना। और उसके चलिए बच्चों, तो अब हम लोग विद्युत धारा घनत्व का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर धारा घनत्व की ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वह परिमाण के साथ साथ दिशा भी रखती है, लेकिन दिशा रखते हुए भी विद्युत धारा क्या थी, अदिश राशि थी। तब हुआ कि तब दिमाग में अब यह आया कि आखिर इसकी जो दिशा होती है उस दिशा को का भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उस दिशा का टर्म में भी हम लोगों को एक ऐसा राशि परिभाषित करना होगा जो विद्युत धारा की दिशा के भी महत्व को दर्शाए। ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोगों को यह भौतिक राशि दिया गया, करेंट डेंसिटी। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, इसकी जो हम लोगों का परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो सिंपल सा बात है कि मान लीजिए कि आपके पास यह आपको एक क्षेत्रफल दे दिया गया, तो कितनी है, मान लो किसी अगर चालकता है तो उसे एक सेक्शन है, या कहीं हम लोग एक एरिया का सेक्शन ले लिए और इससे हम लोग इस एरिया के लंबवत आई धारा आई, समरूप रूप से धारा आई गुजर रही है, प्रवाहित हो रही है। तब अगर हम लोग कहें कि ए एरिया से कितनी धारा है, अगर हम लोग जो क्षेत्रफल लेते हैं, क्षेत्रफल आई यहाँ पर हम लोग धारा लेते हैं, तो आपसे पूछा गया कि यूनिट इकाई क्षेत्रफल से कितनी धारा आई बढ़ा, इसी को हम लोग जे यानी विद्युत धारा कह लेते हैं। लेकिन यह एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसको दिशा की देने की भी जरूरत पड़ती है। देखिए, विद्युत धारा जो घनत्व है वह एक सदिश राशि होता है। ठीक है ना। जिसकी दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में दी जाती है। विद्युत धारा कैसे प्रवाह कर रहा है, देखिए इस एरिया के लंबवत बाहर से जाया जा रहा है। इस तरह से विद्युत धारा घनत्व की दिशा हो जाएगी, वो हम लोग का विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। ठीक है बच्चों, ये बात दिमाग में आपको रखना होगा। लेकिन यहाँ पर आप दिमाग में रखने चाहिए, इसकी परिभाषा देते समय आप यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी एकांत क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं, तथा इसकी दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। तो चलिए इसकी परिभाषा को भी हम लोग लिख लें। देखिए, तो प्रति क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को विद्युत धारा यह एक सदिश राशि है जिसे
सममित वेक्टर जे द्वारा सूचित है। ठीक है ना, जैसा कि एक सदिश राशि है तो इसकी आपको दिशा मिल जाएगी, इसका दिशा हमेशा आपको दिमाग में रखना होगा। धारा दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में ठीक है। चलिए अब इसके लिए सूत्र तो हम लोग यहीं से प्राप्त कर देंगे। ये देखिए एक क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए के लंबवत धारा एक समान धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो देखिए क्षेत्रफल ए से कितनी धारा है, आई है, तो यूनिट से कितनी होने की बराबर। इस तरह से आपका जो यहाँ पर एक सूत्र मिल गया वो क्या होगा, जे बराबर आई बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन ये बात दिमाग में रखना चाहिए, जो एरिया है ये एरिया कैसे, कौन सा एरिया लेते हैं, हम लोग वो एरिया लेते हैं जिससे धारा लंबवत हो जाए। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। इसलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हमारा ये जो धारा अगर एरिया के लंबवत ना होकर कुछ अगर कोण पर गुजरे तब क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे और इसको सदिश रूप में हम लोग कैसे देंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि यह हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, जो ऊर्ध्वाधर से कुछ थीटा एंगल पर है और इससे जो धारा हम लोगों को गुजर रही है इस तरह से, तब हम लोग क्या करते हैं कि इस एरिया का वो घटक लेते हैं जो इस विद्युत धारा के लंबवत होती है। विद्युत धारा कैसे होती है, लंबवत, विद्युत धारा के लंबवत। विद्युत धारा के लंबवत की अगर बात करें तो जो हमारा यह एरिया का जो घटक हो जाएगा वह कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी ए लंबवत हो कितना, ए है कितना एंगल वाला है, थीटा, कितना लिखोगे ए और थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विद्युत धारा घनत्व हो जाएगा और जे बराबर क्या लिखेंगे, आई बटा में ए और परपेंडिकुलर, हम लोग वो क्षेत्रफल लेते हैं जिससे धारा लंबवत होती है, ए परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ए परपेंडिकुलर का मतलब कितना है, ए इनटू cos थीटा। इस तरह से आपका जो सूत्र आई बराबर आ गया जे ए इनटू cos थीटा, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग चाहें तो जे को वेक्टर टर्म में लिख सकते हैं। देखिए अब इसको सदिश रूप में अगर लिखा जाए तो आई बराबर हो जाएगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट हो जाता है, तो जो विद्युत धारा होती है तो इसके बराबर होती है। तो विद्युत धारा घनत्व और जो समतल सदिश क्षेत्रफल होता है उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए अब इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। ये क्या हो गया, विद्युत धारा घनत्व, अब वेक्टर ए को कहते हैं समतल सदिश क्षेत्रफल। समतल सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए समतल सदिश क्षेत्रफल आप जैसा कि जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है अदिश राशि होता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ऐसा हम लोग का जगह मिलेगा जैसे हम लोग विद्युत फ्लक्स परिभाषित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स परिभाषित करते हैं, तो वहाँ पर क्षेत्रफल का जो फलक होता है, सतह होता है, तो क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत एक इकाई सदिश देकर उसको हम लोग
सदिश बनाते हैं। जैसा मान लीजिए कि आपके पास यह एरिया है, आपने इसको लंबवत में कैसे लिखा, तो देखिए यह हमारा जो है ये सदिश यहाँ से ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एन। उसी तरह से कभी मान लीजिए कि जैसे ये एरिया है ऐसे, तो इसके लंबवत में इसका कैसे डिफाइन करना है, तो देखिए इसका हम लोग का एरिया ए हो गया, लेकिन इसमें हम लोग का जब देखेंगे कि सदिश क्षेत्रफल तो हम लोग इसके लंबवत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर यह हम लोग का एरिया था, तो इस एरिया के लंबवत में, इस एरिया के लंबवत में अगर हम लोग इसको कहें ये हमारा वेक्टर है, और देखिए यहाँ पर जो आई था तो आई के साथ अगर हम लोग बात करें, जैसे आप लोग बता चुके थे, ये जो विद्युत धारा घनत्व की दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा में होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या है, इस तरह से वेक्टर जे हो गया, और जे और ए के बीच में हम लोग नाम रखा, ये हमारा आई बराबर जे ए cos थीटा। अगर जे ए और थीटा पता है तो आप आई यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थीटा क्या होता है, तो थीटा यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वेक्टर जे तथा वेक्टर ए के बीच का ये बहुत ही है कि हम लोग को पॉइंट मिल गया कि विद्युत धारा घनत्व से आप लोग विद्युत धारा में ज़्यादा इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आई बराबर कितनी है, जे इंटू ए। लेकिन इसमें दिमाग में रखना होगा कब, जब हमारा जे एक ही दिशा में हो, यानी धारा एरिया के लंबवत में है। एक दिशा का मतलब आपको समझना होगा ये हमारे पास है वेक्टर ए की दिशा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी विमीय सूत्र, ठीक है। जैसे इसका विमान निकालना था कि धारा, हम देखेंगे इसकी प्रोसेस की परिभाषा क्या होती है, धारा गुणा तो बराबर सिंपल से हो गया विद्युत धारा इसको बराबर एक में डाल देते हैं। तो विद्युत धारा एक मूल राशि है, तो इसका हम लोगों का पता है कि क्या होता है ए या आई, और क्षेत्रफल क्या होता है एल स्क्वायर। इस तरह से आपको हो जाएगा ए एल के पावर माइनस टू, या कभी कभी ए की जगह पर आई मिल जाता है आई एल के पावर माइनस, ओके। और फिर सिंपल भाषा में एम को भी लिख दिया जाता है, तो एम के पावर 0 हो जाएगा, एल के पावर माइनस टू, टी नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन आप ऐसा करें टी पावर 0 इसको ए ऐसा ही क्या लिखो सही होगा। तो देखिए अब इसका क्या होता है, सर इसकी ऐसा मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा ऐसे मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसकी ऐसे मात्रा हो जाएगी सिंपल सी, आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और क्षेत्रफल के लिए कितनी मिल जाती है मीटर स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में लिखा जा सकता है एम्पियर प्रति मीटर। इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि विद्युत धारा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में दी जाती है। और यह जो विद्युत धारा घनत्व की सहायता से हम लोग विद्युत धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धारा घनत्व और समतल सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। हम लोगों ने ऐसा सीखा। और यदि कभी भी कोई अगर एरिया दिया गया है, उस एरिया से अगर कोई धारा लंबवत गुजरती है, तो सिंपल सा हम लोग का जो विद्युत धारा घनत्व होता है वो बराबर होता है जी बराबर आई बटा में ए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस पर हम लोग कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स बना के आपको बताते हैं कि किस तरह से इस पर से न्यूमेरिकल्स बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं जिससे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए जैसे आपको पहले आप खुद से न्यूमेरिकल्स तो पॉज कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को, और इसके बाद खुद से इसको बनाओ, और इसके बाद मेरा सोल्यूशन लिखना आप लोग। और ईमानदारी पर रखना भी जरूरी है। जब तक आप खुद से ईमानदारी नहीं रखोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ईमानदारी होना आवश्यक है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन देखिए। सबसे जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल बनाना है, तो न्यूमेरिकल बनाते समय हम आपको बार बार कहते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने सबसे पहले स्टेप का यूज करते हैं कि गिवन यानी क्या दिया गया है। दिया गया मैं कहते आपको एक कॉन्फ्रेंस काट 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक कॉन्फ्रेंस काट
इस क्षेत्रफल का आपको त्रिज्या दी गई है, आपको क्षेत्रफल नहीं दिया गया और त्रिज्या का आपको जो यूनिट है मिलीमीटर में है, तो आपको जो त्रिज्या है वो आप क्या दी गई 2 मिलीमीटर। देखिए हमने कहा कन्वर्जन बहुत ही जरूरत है, तो कन्वर्जन r/2 मिलीमीटर का मिलीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, 2 × 10⁻³ मीटर। उसी प्रकार से जैसे आपको क्या दिया गया है उस क्षेत्रफल के लंबवत देखिए हमने कहा था कि विद्युत धारा घनत्व में वो जो विद्युत धारा है आपको क्वेश्चन में दे देगा, तो लंबवत को जो है नहीं देगा, तो आपको जो एंगल दिएगा उसको लेना पड़ेगा। इस तरह से जो विद्युत धारा हम लोग को दिया गया है वो I बराबर कितनी है 10 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो पढ़ते हैं और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁶। इस तरह से हो जाएगा 10⁻⁵। ओके, अरे +1 है ना, माइनस आधार समान -6 और +1 -5 एम्पियर। इस तरह से तो देखो आपको त्रिज्या आपको क्या निकालनी है विद्युत धारा घनत्व निकालनी है। विद्युत धारा घनत्व यानी आपको इसमें निकालना है। तब इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए आपको सिंपल सा सूत्र आपको बताया गया था। देखिए पहले गिवन का इस्तेमाल किए, फिर सूत्र, इसके बाद उसका कन्वर्जन निकल लिए गिवन में साथ साथ, और सूत्र इसमें होगा सिंपल J बराबर I बटा में। इस सूत्र का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि जो धारा है वह एरिया के लंबवत है। इस प्रकार से J I बराबर आपको हो जाएगी 10⁻⁵ एम्पियर बटा में एरिया बराबर हो जाएगा। तो एरिया देखिए यहाँ पर आपको त्रिज्या दी गई है, एरिया बराबर कितनी दी सकते हैं π × r²। क्लियर, यानी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं J बराबर I बटा में एरिया कितनी हो जाएगी π × r²। ठीक है ना, ये जैसे हम लोग को लंबवत है इसमें इसका हम लोग प्रोसेस में ले सकते हैं, इसकी एरिया कितनी है π × r²। और इसे धारा कैसे दिया गई है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पाई इंटू आर का मान कितनी है 2 × 10⁻³ मीटर की। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसे दिया गया एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया 1 मिलीमीटर। आपको क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। और कैसा है इलेक्ट्रॉन पुंज का मतलब होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समानांतर एक एरिया से गुजर रहे हैं, और कैसे गुजर रहे हैं एरिया से लंबवत। देखिए यहाँ पर फिर लंबवत दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन जो पुंज है, यानी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, यानी विद्युत धारा का निर्माण कर रहे हैं। कैसे, तो उस प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। तो देखिए यहाँ पर प्रति सेकंड यानी t बराबर कितना है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, 6 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन, 100 × 10⁻²। आपको क्या करना है, विद्युत धारा तथा विद्युत धारा। चलिए विद्युत धारा सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बताया न्यूमेरिकल बनाने के लिए 4 स्टेप आप हमेशा दिमाग में रखिए। स्टेप 1 में गिवन, जो गिवन दिया उसको लिख लीजिए। दूसरा का कन्वर्जन पार्ट, जितने भी उसमें भौतिक राशि दिए गए हैं वो सब का आप एक ही सिस्टम में समान पद्धति में रखोगे। साइड पर जनरली क्या करते हैं, साइड पर में क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, हम उसका कैलकुलेशन कर दीजिए, सारे वैल्यू पर ठीक है। तो पालन देखिए परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकेंड गुजरने वाला कुल आवेश कितना हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इतनी, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, Q बराबर n × E। तो n का वैल्यू हो गया 6 × 10⁻16, 100 × 10⁻16, E का मान होगा 10⁻6 × 10⁻19 कूलम। इस तरह से 16 से 98 पॉइंट आ जाएगा 9.6 × 16। आधार समान है तो 16 में 19 कटेगी तो -10 कूलम। क्यों निकल गया आपको, T कितना होगा 1 सेकेंड, क्योंकि आपको प्रति सेकंड दिया गया है। तो सूत्र आई वाला की बेटी से Q का मान आपका रख लिया 1 सेकेंड रख लिया तो 9.6 × 10⁻³ एम्पियर। और 10⁻³ को आप मिली भी करते हैं, इस तरह से हम उसको मिली एम्पियर में दिया। आपको इसमें आंसर दे इस तरह प्रोजेक्ट में दे देता है, और यहाँ पर ऐसे 32 हो गया। अब देखिए लेजर की दिशा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा हो जाएगी। ठीक है, धारा घनत्व कितनी हो जाएगी, J बराबर I बटा में J बराबर कितना 9.6 × 10⁻³ एम्पियर, जो हम यहाँ से निकाल कर रखे हैं। ऐसे पढ़ते हैं एरिया, देखिए यहाँ पर जो परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको धारा जब एम्पियर में है तो आप एरिया को भी
SI प्रति मीटर यानी मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए मिली का मतलब 10 के पावर -3 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर मतलब मिली का मतलब 10 के पावर -3 मीटर का पूरा का स्क्वायर। कभी-कभी बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं मिलीमीटर स्क्वायर 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, एकदम आपका पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिलीमीटर यानी आपका इसका मतलब होगा कि मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है मिलीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो एक मिली का मतलब 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर हो गया, और 10 पावर -100 मीटर स्क्वायर का फर्क हो 10 पावर -100 पर जाएगा, प्लस हो जाएगी 100 में से 3 घटेगा 3 मीटर स्क्वायर। ऐसा है कि आपको विद्युत धारा का मतलब समझ में आ गया, और इस महामारी में आपको बहुत ज़रूरी है इससे बचा रहना है। तो आप घर पर ही रहिए और घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप बच्चों को किसी तरह का कोई टॉपिक पढ़ना हो, चाहे किसी तरह का कोई डाउट है, ठीक है ना, आप लोग जो यूट्यूब चैनल वहाँ पर कमेंट में कर लीजिए। या जो सबसे आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि आप हमसे व्हाट्सएप पर भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे कहीं का भी बच्चा हो, उस सबको आप यूट्यूब पर है, उस इस महामारी में ने यह तो जरूर सिखा दिया कि ये पूरे विश्व, पूरे हम लोग गांव भर के ही पूरा परिवार नहीं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अगर परिवार में एक बच्चा, एक व्यक्ति भी अगर कहीं से संक्रमित हुआ तो देखिए पूरा एकदम और वर्ल्ड में फैल गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रकृति बताया कि पूरा वर्ल्ड ही हमारा परिवार है, जो हमारा भारत का संस्कृति रहा है। चलिए देखिए इस तरह से हम भी आप सभी बच्चों को ध्यान में, विश्व में जो भी बच्चे जो हिंदी भाषी हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल से कोई भी डाउट है, आप मेरे नंबर पर 9631411910 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पर हम आपको रिटेन टर्म में सारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और टेस्ट भी आपको उस पर हम लोग टेस्ट भी देते हैं, आपको टेस्ट पेपर भी यहाँ पर डाला जाएगा, तो वहाँ से आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट